यानी कि जेल में। मगर दूसरी तरफ अब बात करते हैं जिनका नाम हमने पहले लिया, मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के मंत्री विजय शाह। विजय शाह के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों से देशव्यापी आक्रोश पैदा किया था। विजय शाह को राहत यह भी है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। ऐसे में कानूनी जवाबदेही पर भी कथित दोहरे मापदंड को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जबकि विजय शाह मामले में भारतीय जनता पार्टी, एमपी की बीजेपी सरकार, एमपी से लेकर केंद्रीय लेवल तक विपक्ष, एमपी पुलिस, एमपी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व है पूरा। लेकिन विवादित बयान के 9 दिन बाद भी मंत्री विजय शाह अपने पद पर अब भी कायम है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तो उनके खिलाफ इतनी तक टिप्पणी कर चुका है, इतने तल्ख तेवर अख्तियार कर चुका है कि जिसे सुनकर विजय शाह को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हो, लेकिन अपनी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने विजय शाह पर बेहद ही सख्त लहजे में अपनी टिप्पणियां की हैं। बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के बयान को घृणित और देश को शर्मिंदा करने वाला बताया। घृणित और शर्मिंदा करने वाला। आपका बयान घृणित है। आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। याचिकाकर्ता ने माफी मांगी है। कहां है वो माफी और क्या है उसमें? हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए, वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं? आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। बोलते समय जिम्मेदारी से काम लें। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। हमें वाकई खेद है। ये तर्क खारिज किया जाता है। हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ? हाई कोर्ट की तरफ से एफआईआर दोबारा लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या किया है? मैं माफी मांगने के लिए फिर से तैयार हूं। आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफी मांगी है। माफी मांगने के लिए फिर से तैयार हूं, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खुद गए थे। जब माफी मांग ली, शर्मिंदा है, तो फिर किस चीज को चुनौती देने गए थे? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से भी एफआईआर को लेकर के सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया? आपको नहीं लगता कि अपराध है? पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश के डीजीपी को 3 सदस्य एसआईटी बनाने का निर्देश दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस टीम में तीनों सदस्य एमपी कैडर के हों, लेकिन तीनों एमपी के रहने वाले ना हों। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक एसआईटी जांच चलेगी, विजय शाह को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। जिसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया। इस टीम में सागर जोन के आईजी प्रमोद शर्मा, स्पेशल आर्म्स फोर्स के डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह को शामिल किया गया। अब यह 3 सदस्यीय टीम विजय शाह के मामले की जांच करेगी। सोचिए, एक तरफ अली खान प्रोफेसर साहब सलाखों के पीछे हैं और मंत्री विजय शाह के खिलाफ फिलहाल अभी जांच चलेगी। जबकि विजय शाह का बयान सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आपको विजय शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद ही घटिया बयान दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी, एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी हमारे जहाज से उनके घर आए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान
मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के। लेकिन बयान सुना भी नहीं जाता। हालांकि विवाद बढ़ा तो विजय शाह ने अपने बयान को लेकर के माफी मांग ली। अब वो भी सुनिए। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। अब जिस दिन से विजय शाह ने यह बयान दिया है, हिंदुस्तान में हर तरफ इसी की चर्चा है कि आखिर इस बिगड़ैल बयानबाजी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ अब तक कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। आपको विजय शाह के मामले में तारीख दर तारीख कुछ अहम घटनाक्रम बताते हैं। 11 मई को दोपहर करीब 2:15 बजे इंदौर के पास मुंह के रायकुंडा गांव में विवादित उन्होंने बयान दिया। यह बयान जो हमने आपको सुनाया, इसके बाद एमपी से लेकर के दिल्ली तक जाहिर सी बात है सियासी बखेरा खड़ा हो गया। तमाम लोगों ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने प्रदेश से लेकर देश तक विजय शाह और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विवाद बढ़ा तो 2 दिन बाद 13 मई को विजय शाह ने माफी मांग ली। कहा कि उनके बयान का गलत संदर्भ में मतलब निकाला गया है। अब चूंकि मामला सेना से जुड़ा था, लिहाजा इस बीच प्रदेश सरकार और एमपी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई ना होते देख 14 मई को एमपी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री बने रहे। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर के निर्देश दे दिए। उसके बाद होता क्या है कि 14 मई को आधी रात को इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके अगले दिन 15 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई। मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की ड्राफ्टिंग, एफआईआर की टाइमिंग, उस पर बहुत ज्यादा कोर्ट नाराज होता और सरकार से पूछता है कि अब तक खुद क्यों कार्रवाई आपने नहीं की है। इसके बाद 16 मई को विजय शाह ने एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में कहते माफी मांग ली, पहले माफी मांग ली, हाईकोर्ट खुद संज्ञान लेते, फिर चुनौती दे रहे हैं। अब क्या माफी क्या रस्म अदायगी थी। 16 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए सुनवाई और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय कर दी। फिर 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें विजय शाह पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि माफी खारिज है आपकी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें राहत भी जरूर दी है। इसके अलावा कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 28 मई को मुकर्रर कर दी है। अब जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर ये विजय शाह हैं कौन और इतना विवादित बयान देने के बावजूद भी अपने मंत्रिमंडल में कैसे बने हुए हैं। विजय शाह मौजूदा एमपी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 5 बार से ये विधायक है, लगातार जीतते आ रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उमा भारती की सरकार से लेकर बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। खंडवा की हरसूद विधानसभा से विधायक हैं, लगातार 8 बार जीते हैं। अब तक कोई विधानसभा चुनाव हारे नहीं। एमपी में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। मालवा निमाड़ रीजनल आदिवासियों में अच्छे खासा वर्चस्व है। आबादी एमपी में 21% के करीब है। इसके अलावा वे मकड़ाई के राजघराने से भी ताल्लुक रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो विजय शाह बीजेपी से अलग हो सकते हैं और अपनी अलग पार्टी आदिवासी सेना पार्टी बना सकते हैं, जिसकी चेतावनी वो दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि विजय शाह अभी अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में। एक अंग्रेजी का शब्द होता है ना, हैबिचुअल। कुछ पुराने बयान आपको बताते हैं। पहले भी लगातार वो विवादों में रहे हैं ऐसे बयानों की वजह से। महिलाओं पर अभद्र बयानबाजी के लिए बदनाम रहे हैं। शिवराज सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी पर भी अभद्र टिप्पणी इन्होंने की थी। 2013 में शिवराज कैबिनेट से हाथ धोना पड़ा था, बाहर होना पड़ा था इनको। राहुल गांधी पर विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। स्कूली लड़कियों पर भद्दा कमेंट दे चुके हैं, पब्लिकली सुनवा भी नहीं सकते। अभिनेत्री विद्या बालन को डिनर का ऑफर दे चुके हैं। ऐसे कई हैं अपने विवादित बयान, जिनकी वजह से ये चर्चा में रह चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि विजय शाह और अली खान महमूदाबाद को लेकर विवाद क्यों है। तो इसका जवाब है, दोनों के खिलाफ एक ही धारा में केस दर्ज किया गया है।
अब हमने कहा ना कि दो सच आपको दिखाएंगे, विजय शाह और प्रोफेसर साहब। एक ही धारा में केस दर्ज किया गया है, फिर भी एक की गिरफ्तारी होती है, एक की जांच की बात कही जाती है। पहले आपको विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की धारा बताते हैं। विजय शाह पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी के तहत 152, 152, 196, 1B और 1971C के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, इस धारा के तहत अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने वाले कृत्य इसमें आते हैं। इसमें उम्र कैद तक हो सकती है या फिर 7 साल की जेल का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 196 जो लगी है 1B, इसमें क्या है? इसमें किसी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना, बढ़ावा देना, सद्भाव बिगाड़ना जैसी सजा है। इसमें 5 साल की सजा हो सकती है। 1971 यह भी धारा लगी। इसमें राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां, 3 वर्ष की सजा का इसमें भी प्रावधान है। इन्हीं धाराओं में अली खान महमूदाबाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है, जिसमें पहली एफआईआर जटेड़ी के सरपंच की शिकायत पर होती है। इसमें 152, 152 जो हमने आपको पहले भी दिखाया कि विजय शाह की एफआईआर में भी लगाई गई, 152, 1961, 197, 1971 और 299 यानी कि 299 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबकि दूसरी एफआईआर एचसीडब्ल्यू की अध्यक्ष, महिला आयोग जो है, हरियाणा महिला आयोग, उनके अध्यक्ष की शिकायत पर है, जिसमें 353, 79, 152 इसमें भी है, 152 और 1691 धारा लगाई गई है। यानी दोनों में एक धारा कॉमन है। कौन सी? वो है 152। इस धारा के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य जो कोई जानबूझकर या जानते हुए मौखिक या लिखित शब्दों में करे, संकेतों द्वारा, दृश्य द्वारा, चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है और ऐसे किसी कार्य में लिप्त होता है, तो उसे आजीवन कारावास, एब्सोल्युटली आजीवन कारावास या कारावास से जो 7 वर्ष मिनिमम है वो तक दिया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही वो जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कुल मिलाकर के आज यही सच दिखाने की हमने आपको कोशिश की। 2 हैं, 152 दिखाया, दोनों सच हैं। क्या सच को लेकर के भी दोहरा मापदंड हो सकता है? फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही।